नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि कैसे भारत के अंदर तुर्क आक्रमणकारी आते हैं और भारत को लूटकर चले जाते हैं। लेकिन जब मोहम्मद गोरी तराइन का द्वितीय युद्ध जीतेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, भारत के आंतरिक भागों को भी अपने अंडर में ले लेगा, यानी उन क्षेत्रों को भी जीत लेगा। और इसी तरीके से भारत में स्थायी रूप से तुर्क सत्ता स्थापित हो जाती है और उस स्थायित्व को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। अब आने वाला जो आगे हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, उसको हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा कर उसके जितने भी क्षेत्र थे उनको उस पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात उसने वो 1194 में जो चंदावर का युद्ध था उसमें जयचंद को हराकर गंगा दोआबा क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने ग्वालियर है, अहिंदवाड़ा है और उसका एक गुलाम जो है बख्तियार खिलजी, वो बंगाल तक क्षेत्र को जीत लेगा। तो इस प्रकार से भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। देखो, गुलाम वंश नाम से ही पता चल रहा है कि इस वंश के जो शासक थे वो गुलाम थे, लेकिन सारे शासक गुलाम नहीं थे, ये याद रखना है। इस वंश में 3 प्रमुख उपवंश हो रहे हैं। गुलाम पूरा वंश गुलाम कहते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग वंश के 3 शासक थे, वो गुलाम थे वो भी, इसलिए पूरे वंश को हम गुलाम वंश कहते हैं। लेकिन इसकी स्थापना करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इस वंश में हमें 3 वंश और देखने को मिलते हैं। एक ऐबकी वंश, इसकी स्थापना करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा शमशी वंश, इसकी स्थापना करेगा इल्तुतमिश। ये मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और चौथा है बलबनी वंश, इसी करेगा बलबन। ये इल्तुतमिश का गुलाम था। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1206 से 1210 तक, और इसका 1210 से 1265 तक, और इसका 1265 से 1290। ठीक है। इस वंश गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। ठीक है। अब देखो, जो मोहम्मद गोरी है, इसकी कोई औलाद नहीं थी। मोहम्मद गोरी की क्या नहीं थी, संतान नहीं थी। इसने कहा कि सभी राजाओं के 1 या 2 संतानें होते हैं, 1 या 2 पुत्र होते हैं, लेकिन मेरे 1000 पुत्र हैं, मेरे गुलाम ही मेरे पुत्र हैं। तो इसने जो भारत में जो क्षेत्र जीता था उसको अपने 3 गुलामों में, एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक यलदोज, एक है कुबाचा, इन तीनों को क्या कर दिया, बांट दिया। ऐबक को दिया लाहौर, लाहौर का राजा था ऐबक। ये गजनी काबुल वाला, और ये सिंध। ठीक है, इसमें बांट दिया। और गोरी की मृत्यु यदि 1206 के अंदर, याद है। अब देखो क्या समझ में आया। अब देखो,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक जाति, ऐबक जाति, ये जाति है जो अपने सुंदर स्त्री पुरुषों के लिए विख्यात है। सुंदर यानी इस जाति की जो मध्य एशिया की जाति थी, कहाँ की? मध्य एशिया, याद रखना, तुर्किस्तान की। इस जाति के जो स्त्री पुरुष होते थे वो सुंदर हुआ करते थे, लेकिन अपवाद स्वरूप ऐबक सुंदर नहीं था, याद। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके माता पिता क्या थे? गरीब। तो ये माता पिता ने क्या किया? ऐबक को एक काजी के हाथ दे दिया, काजी को बेच दिया। अब जो काजी था ये बड़ा क्या था? एक नेक फरिश्ता आदमी था, नेक आदमी था, नेक दिल इंसान था, नेक दिल इंसान था, याद है। इसने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की देखभाल की, उसका वो किया, लालन पालन किया, मतलब उसको बड़ा किया, याद है। और इसी काजी ने ही ऐबक के अंदर क्या देखे? राजसी गुण देखे, राजसी गुणों की पहचान की ऐबक के अंदर। ऐबक के अंदर में देखा कि इसमें तो राजा बनने के गुण है। जब काजी की मृत्यु हो गई तो काजी के जो पुत्र थे, इन्होंने किसको भेज दिया? इसको, ऐबक को क्या किया? ऐबक का कोई काम नहीं, काजी मर गया, काजी का अब कुछ काम नहीं है ऐबक का, तो ऐबक को क्या कर दिया? उसके पुत्रों ने गोरी को बेच दिया, मोहम्मद गोरी को बेच दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसके हाथों बेच दिया? गोरी के हाथों बेच दिया। किसने? काजी के पुत्रों ने, काजी की मृत्यु के बाद। गोरी ने क्या किया? ऐबक को अपने अधीन ले लिया, जो गुलाम था उसे अमीर आकुर, अमीर आकुर का पद दिया। अमीर आकुर क्या होता है? इसके ये पद होता है अश्रुशाला, अश्रुशाला का प्रधान, यानी कि जो घोड़े होते हैं, सारी सेना के घोड़े, उस अस्तबल का प्रधान होता है अमीर आकुर। हम जब दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, अमीर आकुर के बारे में, याद रखना। जब गोरी ने 1152 में तराइन का द्वितीय युद्ध जीता, द्वितीय युद्ध जीता, उसके बाद क्या किया इसने? भारत में जो विजित क्षेत्र थे, भारत के विजित क्षेत्रों का प्रमुख बना दिया इसको कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी ने। गोरी की मृत्यु हो जाती है 12, इसकी मृत्यु हो जाएगी 1206 में। तो गोरी क्या ले जाती, क्या करता है? इसको लाहौर का क्षेत्र दे जाता है, भारत के क्षेत्र दे जाता है, लाहौर जिसकी राजधानी रहती है। अब जो क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, 1206 में लाहौर में, कहाँ में राजधानी क्या थी? लाहौर की राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर में सिंहासन पर बैठे, राजा बन गए। इसकी जो उपाधि है वो है लाख बख्श, पीर बख्श। लाख बख्श यानी कि लाखों में दान देने का, लाखों रुपए में दान देने का।
पील बख्श यानी कि हाथी दान देने का, हाथी दान में देने का। पील यानी हाथी होता है, पील, पीत नहीं पील। जो एबक है इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके मलिक व सिपहसालार मलिक व सिपहसालार की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं लिखने, याद रखना। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुतबे के अंदर कुतुब ऐबक का नाम नहीं रखा, क्योंकि ये सुल्तान नहीं था। उसके अनुसार सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की, इसलिए फिरोज शाह तुगलक है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। उसने इसलिए इसका नाम नहीं रखा अपने खुतबे में। ठीक है, अब देखो ये उपाधियां होगी। राजधानी क्या है? लाहौर। अब देखो इसके जो प्रारंभिक समस्याएं हैं वो क्या है कि गौरी तो मर गया, तो गौरी के बाद उसका एक उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन, याद रखना, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन ने 1208 में गौरी को दास मुक्त कर दिया। गौरी को, इसको सॉरी ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया, यानी कि एक फरमान जारी कर दिया, एक आज्ञा पत्र इसमें लिखा था कि गौरी या जो ऐबक है उसकी दास्ता समाप्त की जाती है। 1208 में मिनहाज उसका दार से मुक्ति पत्र लेके आता है। उसको गौरी का उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन। अब गौरी के संतान नहीं तो उत्तराधिकारी कहाँ से आ गया? अरे भाई अपने जो परिवार है उसमें तो कोई होगा ना, तो वो था। उसका पुत्र नहीं था, उसको उत्तराधिकारी उसके बाद राजा बना, उसके परिवार के व्यक्ति। तो 1208 में गयासुद्दीन ने किसको, ऐबक को दास मुक्त कर दिया, याद रखना। अब देखो इसे नोट डाउन करो पहले, आगे एक चीज और। जो गौरी जो था, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी प्रारंभिक समस्या क्या क्या थी? देखो, सिंध में कौन राज कर रहा था? कुबाचा। गजनी में कौन था? यल्दोज। और लाहौर में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यल्दोज जो गजनी का गवर्नर था, गजनी का शासक था, ये क्या कर रहा था? ये दिल्ली लाहौर वाला जो एरिया है इस पर क्या कर रहा था? अपना दावा कर रहा था। कौन? यल्दोज। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कहा, क्या करा? इस समस्या के लिए अपनी बहन का विवाह यल्दोज के साथ करा दिया। अपनी बहन का विवाह यल्दोज से करा दिया, यल्दोज से करा दिया। कुछ दिनों के लिए यल्दोज शांत हो गया, लेकिन हुआ क्या कि 1208 के आसपास गजनी पर ख्वारिज्म के शाह का आक्रमण हो गया।
इंडिया वाले एरिया, यहाँ पर है गजनी, यहाँ पर आक्रमण हो गया कि ख्वारिज़म के साथ यहाँ पर। तो यलदौज जो है पंजाब वाले एरिया की तरफ भागा, यहाँ पे है लाहौर, यहाँ पे है दिल्ली, तो इस वाली एरिया की तरफ भागा। यहाँ पर इसकी टक्कर होती है किसकी, यलदौज की। पंजाब वाले एरिया में आ गया, या पंजाब वाले एरिया में यलदौज की ऐबक के साथ क्या हो जाती है, फिर टकराव हो जाती है, जिसमें यलदौज हार जाता है, ऐबक जीत जाता है। अब जो ये लाल गजनी है, यहाँ पर ख्वारिज़म का शाह आक्रमण करके भाग जाता है, चला जाता है, और वहां से आक्रमण की भय के डर के मारे क्या करता है, यलदौज लाहौर पंजाब की तरफ आ जाता है, और पंजाब में ऐबक इसे हरा देता है। अब यहाँ पर क्या है, रिक्त सिंहासन क्या है, रिक्त हो गया, सिंहासन क्या हो गया, रिक्त हो गया। कहाँ पे, गजनी। यहाँ की जनता ने ऐबक से मांग की कि आप आइए सिंहासन को संभालिए, प्रशासन को संभालो, सत्ता प्राप्त करो, सत्ता संभालो। तो क्या करता है, ऐबक चला जाता है घर। कहा जाता है कि ऐबक केवल 40 दिन से ज्यादा नहीं टिका होता, क्यों, जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जनता को पसंद नहीं आया, और वापिस से क्या हो गया, यलदौज सिंहासन पर बैठ गया। और क्या आ गया, ये वापिस से लाहौर आ गया, कौन, ऐबक। ठीक है, तो ये समस्या भी बरकरार है, जाके जाके हिंदू तक इसे पूरी तरह सॉल्व करेंगे, ये याद रखें। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज होगी, ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी संत का नाम है ये। जब सूफी सिलसिले पढ़ेंगे तब आएगा, इसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि शेख के उसके मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया, निर्माण प्रारंभ करवाया। मतलब करवा दिया था बीच में, ये 1210 में स्वर्गलोक जा गया, तो बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। देखो इसने अजमेर में नाम सुना होगा, अलाउद्दीन का झोपड़ा, अलाउद्दीन झोपड़ा मस्जिद है का निर्माण करवाया। ये तो अलाउद्दीन झोपड़ा है, यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जिस पर आज भी हरिकेरी संस्कृत नाटक की पंक्तियां लिखी हुई, उसको तोड़कर इस पर निर्माण करवाया। और देखो इसके दरबार में मिनहाज याद रखना, मिनहाज फकीह मुदबिर,
फके मुदबिर नामक विद्वान संरक्षण प्राप्त कर रहे थे। तो विद्वान थे जिसके दरबार में थे मिनहाज और फकीह। आगे देखो 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। 1210 में चौगान खेल रहा था घोड़े से, जिसे पोलो कहते हैं। चौगान क्या कहते हैं? पोलो। पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया और स्वर्गलोक को सिधा गया। तो ये हमने देखा कि तुमने ऐबक के बारे में बेसिकली ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि शासन से केवल 4 साल का 1206 से लेकर 1210 तक। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली है। याद रखना कि ये जो सूफी संत है, कौन सूफी संत है? ये चिश्ती है। याद रखना, चिश्ती सूफियों के अंदर उसमें प्रसिद्ध सूफी चिश्ती संत कुतुब बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, इसने प्रारंभ करवाया था। आगे चल के क्या होगा कि एक जो आखिरी मंजिला था वो टूट गया था, फिर फिरोज शाह तुगलक उसका निर्माण करवाएगा। उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी करता है, फिरोज शाह तुगलक भी करवाता है, और लास्ट में जो इब्राहिम लोदी है वो भी इसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार करवाएगा इस कुतुब मीनार का। इसकी याद में बनाया गया था ये कुतुब बख्तियार काकी गेट। किसने प्रारंभ करवाया? ऐबक ने। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। अडायरी चौकड़े का निर्माण किसने करवाया? ऐबक ने। और इसके दरबार में मिनहाज और कौन रहते थे? फकीह मुदबिर। ये मिनहाज ने क्या किया था कि गजनी से, सॉरी गौर से, गौर गजनी नहीं, गौर से इसका दास्य मुक्ति पत्र लेके आए थे। गौर से, यहाँ पर गजनी के ऊपर जो बीच गौर से भी इसका साथ दास्य मुक्ति पत्र लेके आया था ऐबक। किससे? गयासुद्दीन, जो कि इसका उत्तराधिकारी था, मोहम्मद गौरी का। ठीक है। और 1210 में इसकी चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। ये याद रखना। ठीक है, इसको नोट डाउन करना। देखो ये मिनहाज नहीं है, हसन निजामी आएगा। मिनहाज तो इल्तुतमिश के टाइम आएगा, हसन निजामी आएगा। हसन निजामी, ये आगे करेक्शन कर लेना, ये हसन निजामी आएगा। ठीक है, हसन निजामी फकीह मुदबिर। देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला शासक आएगा वो आएगा इल्तुतमिश। ऐबक का एक पुत्र था आराम शाह। ऐबक की मृत्यु के बाद वो शासक बनता है, लेकिन वो अयोग्य और अदूरदर्शी था। तो ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश, उसने उसको हराकर, उसके पुत्र आराम शाह को हराकर, उससे गद्दी से हटाकर खुद सुल्तान बनना था। ठीक है, ये कौन था? इल्बरी तुर्क था। इल्बरी तुर्क, याद है, मध्य शहर। ये ऐबक का दामाद था, ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। याद है, ऐबक ने इसे दिल्ली के बाजार में
दिल्ली के बाजार में 2 लाख जीतल 2 लाख जीतल में खरीदा। क्योंकि ये काफी खूबसूरत है दिखने में, तो तुझे ये इल्तुतमिश बचपन में छोटे से तब खरीदा इसने क्या क्या किया। 1206 के अंदर खोखरों के विरुद्ध जब लड़ाई कर रहा था गोरी लड़ाई जब लड़ाई कर रहा था, तो इल्तुतमिश ने बहादुरी का क्या दिया, परिचय दिया। तो 1206 के अंदर अपनी बहादुरी के बलबूते गोरी ने क्या किया, इसको दास्ता से मुक्त कर दिया, दास्ता से मुक्त करवा दिया इसको, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का किसका गुलाम था, ऐबक का। तो ऐबक किसका गुलाम था, गोरी का। तो गोरी ने इसको दास्ता से मुक्त करने का क्या कर दिया, उसको हुक्म दे दिया। किसको, ऐबक को। ऐबक ने इसका दास्ता मुक्ति पत्र लिखा, गोरी के सामने लिखा था, और ये मुक्त हो गया 1206 में। यानी गोरी मरते मरते इसको दास्ता से मुक्त कर गया। इल्तुतमिश इसको याद रखना। इसके बाद ऐबक ने इसको है ना, इसको ग्वालियर का प्रमुख बनाया, इसके बाद बंदारी, तो बरेली वाला इलाका, इसको बंदारी इख्तियार बनाया, याद इख्तियार। लेकिन बंदारी क्या था, ये सबसे प्रसिद्ध इख्तियार है, सबसे महंगी इख्तियार प्रथा पड़ेगी जब प्रशासनिक व्यवस्था पड़ेगी, ठीक है। तो 1210 के अंदर मृत्यु जाती है इसकी ऐबक की। उसके बाद इसका पुत्र आराम शाह शासक बनता है, तो उसको हराकर, इसको मारकर दिल्ली में, कहां पे, दिल्ली में सिंहासन प्राप्त कर गए, यानी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। याद, अब देखो मैं चीज आ गई। इसकी राजधानी क्या थी, याद रखना, राजधानी थी दिल्ली। ऐबक की राजधानी लाहौर। इसके उस टाइम पर कुछ समस्याएं थी। और गुलाम अंश का इसे वास्तविक संस्था को माना जाता है, याद रखना है। गुलाम अंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। इसने शासक का पद मंचानुगत किया। याद रखना है। इसकी कुछ समस्याएं थी, वो थी, एक थी यल्दौज की, एक कुबाचा, एक मंगोल, और एक थे बंगाल, एक पितृ। अब देखो, यल्दौज कहाँ का गवर्नर था, ये गजनी का था। जब ऐबक की मृत्यु हुई और ये इल्तुतमिश सिंहासन रूढ़ हुआ, तो इसने क्या कि दास्ता मुक्ति पत्र और एक दंड, 2 सिरों वाला दंड इसको पास भेजा। किसके पास, इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश ने अभी सही अवसर नहीं समझा कि अभी यल्दौज के ऊपर प्रहार करना चाहिए, लेकिन 1216 के अंदर तराइन का
तृतीय युद्ध होता है, याद रखना। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? तराइन का तीसरा युद्ध किन किन के बीच हुआ, कब हुआ? वो हुआ था 1216 के अंदर, यल्दोज वर्सेस इल्तुतमिश, जिसमें इल्तुतमिश जीतता है, यल्दोज हार जाता है और इसके क्षेत्रों पर किसका कब्जा हो जाता है? ये वापस से, मतलब ये मरता नहीं है, याद रखना आसर लोगों को। यल्दोज इसको हरा देता है, इसको बंदी बनाकर बंदायु में बंदायु ले आते हैं, कहा ले आते इसको बंदायु, और यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है और यहीं इसकी कब्र बना दी जाती है यल्दोज, ठीक है। इसके क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है यल्दोज के क्षेत्रों को। लड़ाई हुई थी 1216 के अंदर तराइन के तीसरे युद्ध में, यल्दोज वर्सेस इल्तुतमिश। इसको कहा लिया जाता है बंदी बनाकर बंदायु, वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है, वहीं इसकी कब्र भी है, वहीं इसको दफना दिया जाता है। और कहा जाता है कि इसकी जो कब्र है वह तीर्थ स्थल बन गई थी, लोग यहाँ आकर मनोकामनाएं मांगते थे, वो पूरी भी होती। अब देख कुबाचा, कुबाचा कहाँ का था? सिंध और मुल्तान का, सिंध और मुल्तान वाला एरिया उसका शासक था। 1217 के अंदर लड़ाई होती है, ये हार जाता है कौन? कुबाचा। उसके बाद 1227 के अंदर फिर आता है कुबाचा, फिर हार जाता है, इल्तुतमिश जीत जाता है। कुबाचा क्या करता है? सिंधु नदी में डूब कर मर जाता है, और इसके क्षेत्रों को इल्तुतमिश हथियार लेता है, और जो उच्च है, सिंध है, मुल्तान है, इन एरिया को मिलाकर दो अलग एकताएं गठित करी है, याद, ठीक है। आप देखते हैं मंगोलों की समस्या, बात है 1200, मंगोल जो नेता थे, मंगोल नेता चंगेज खान, नाम सुना होगा चंगेज खान। ये क्या करता है? ये मध्य एशिया, ख्वारिज्म पर आक्रमण करता है। ख्वारिज्म का जो शाह था, राजा था, ख्वारिज्म का शाह, ये भाग जाता है कैस्पियन सागर की तरफ, और इसका जो बेटा है अलाउद्दीन जलालुद्दीन माकबरी, ये क्या करता है? ये इंडिया की तरफ भाग आता है, और इसके पीछे पीछे चंगेज खान भी आ जाता है। माकबरी इल्तुतमिश से सहायता पर मांगता है, अपना दूध भेजता है, लेकिन उसे पता है कि अगर मैंने माकबरी की सहायता की तो चंगेज खान के आक्रमण से दिल्ली को, इस देश को कोई नहीं बचा सकता। तो उसने क्या किया? माकबरी का जो दूध था उसकी बीच रास्ते में हत्या करवा देता है, और चंगेज खान के पास अपना एक दूत भेजता है कि साहब, यहाँ की जो जलवायु है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप मंगोल के हो, मंगोल में ठंडी जलवायु है, यहाँ बहुत गर्मी है, तो आप यहाँ से चले जाओ। तो क्या करा चंगेज खान? यहाँ से लौट जाता है। कहते हैं माकबरी कुल तकरीबन 3-4 साल रहा, और वापस से वहां से ये भी लौट गया, इसको कोई सहायता प्राप्त नहीं याद है। तो इस तरीके से क्या अपनी सूझबूझ से, अपनी कूटनीति से ये जो बड़ा खतरा मंगोलों का, इसको इल्तुतमिश ने टाल दिया। अगर वो नहीं टालता तो हो सकता है कि आज का इतिहास अपने हमें कुछ और देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पर मंगोलों का राज होता है। लेकिन एक खतरनाक है चंगेज खान, ये अपने आप को खुदा का कर्श, यानी कि खुदा का शाप अपने आप को मानता रहा। अब देखो बंगाल में व्यक्ति है आई मदान, इसने क्या किया? अलाउद्दीन की उपाधि धारण की, वहां का सुल्तान बन गया बंगाल का। लेकिन एक व्यक्ति है एवाज खिलजी,
एवाज खिलजी नामक एक व्यक्ति ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, और एक उपाधि दान कर ली इसने गयासुद्दीन की। गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके बंगाल में क्या बन गया, सुल्तान बन गया। और इसने दिल्ली सल्तनत के अंडर में था पहले ये बंगाल, इसने खुली स्वतंत्रता स्थापित कर ली। तो 123 में क्या किया, अपने पुत्र को भेजा, पुत्र ने इसको हराया। लखनऊ थी इसकी राजधानी, क्या थी, लखनऊ थी, वहां पर अधिकार प्राप्त किया। लेकिन उसके बाद उसके आने के बाद क्या हुआ, एक और व्यक्ति ने वहां पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। फिर उसके बाद खुद इल्तुतमिश वहां जाता है और वहां पर शांति स्थापित करता है, उसके विद्रोह को समाप्त करता है। और वहां पर जाकर एक व्यक्ति का नाम है अलाउद्दीन जानी। अलाउद्दीन जानी को वहां का क्या बनाया, इक्तेदार बनाता है। एक नए व्यक्ति को क्या बनाता है, वहां ये तुतुमी जाकर बंगाल में अलाउद्दीन जानी को इक्तेदार बनाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, पृथु के बारे में। ये पृथु है, ये अवध में, यहाँ पे अवध में, यहाँ पर एक विद्रोह हो गया था। कहा जाता है इस विद्रोह में 1,20,000 मुसलमानों का रक्त बहाया गया। इस विद्रोह जमाने में 1,20,000 मुसलमानों का रक्त बहाया गया। और इसी के खिलाफ, इसी के वजह से तो दिल्ली के जो शिया मुसलमान थे वो इल्तुतमिश के खिलाफ हो गए, ये याद है। अब देखिए कि जो देखो, इल्तुतमिश के सुधार देखो, इल्तुतमिश के सुधार। इल्तुतमिश के प्रसाद सुधार दे देखो, पहला देखो इसने क्या किया ना, इसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। और यहां पर 2,000 इक्ताओं का निर्माण किया। 2,000 इक्ताओं का निर्माण किया, क्योंकि दोआब जो क्षेत्र था वो काफी उपजाऊ था, यहाँ पर खेती काफी अच्छे से हो सकती थी। इसलिए यहाँ पर 2,000 सैनिकों की नियुक्ति कर दी। सैनिक इक्ता हो गया, एक सैनिक पद हुआ करता है इक्ता, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे बाद में, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। और देखो इसने हिंदुस्तान के वातावरण में फारसी परंपराओं को प्रचलित करने का प्रयास किया। जैसे कि कैसी परंपरा है, जैसे कि उत्तराधिकारी,
फारस में एक पहले क्या था कि पुत्री को भी उत्तराधिकारी बनाया जाता था। उसी प्रकार इसने भी अपने उत्तराधिकारी अपने पुत्रों को ना बनाकर अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। जैसे कभी फारसी हुआ करता, इसने क्या किया और इसने सिक्के चलाए। जीता अरबी सिक्के चलाए, जीतर और टका और जीतर। ये तांबे का होता था, सॉरी ये चांदी का होता था और ये तांबे, याद है, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। और देखो न्याय के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। न्याय के लिए राज दरबार, न्याय के लिए राजमहल के द्वार पर संगमरमर की दो सिंह की मूर्तियों के गले में सोने की दो गंठे बांधे। न्याय के लिए बड़ा फेमस था कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। तो क्या किया, संगमरमर की दो मूर्तियां बनवाई द्वार के पास, द्वार के दोनों छोरों पर, और उन्होंने क्या किया, दोनों में क्या कर दिया, घंटियां बांध दी सोने की। जिसको भी न्याय चाहिए वो घंटी बजाओ और राजा से न्याय मांगो। ऐसा ही कुछ आगे चलकर हमें झांकी के काल में देखने को मिलेगा। सोने की जंजीर, एक लंबी सोने की जंजीर बांध दी थी जागीर में, जो भी आएगा फरियादी और जंजीर खींचो बजाओ और न्याय की गुहार लगाओ। इसने क्या किया, इसने नगरों के अंदर काजी नियुक्त कर दिए। नगरों में न्याय के लिए काजी नियुक्त कर दिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। और देखो इसके अलावा क्या बचा, और हाँ दिल्ली का पहला सुल्तान था स्थायी सेना। स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी सेना की नींव रखी। यानी पहले क्या होता था कि सामंतशाही सिस्टम था, यानी सेना एक जगह नहीं होती थी, अलग अलग सामंत होते थे। जैसे ये राजा है, इसके अलग सामंत है, ये अलग क्षेत्र है, ये पूरा राज्य है, इस सामंत है। तो ये यहाँ पर नहीं होती सेना। इस आदि से कुछ से आदि सेना, इसके बाद आदि, इसके बाद आदि, इसके बाद आदि, इसके बाद आदि, इसके बाद इसके बाद। तो जब भी युद्ध होता था तो इनको पैगाम भेजा जाता था कि आइए युद्ध हो रहा है सेना पर, तो तब जाके एक बड़ी सेना का निर्माण होता था। उसमें काफी कमियां थी। भारत में जो मुस्लिम आए उनमें सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि स्थायी सेना की नींव रख दी थी उन्होंने। जबकि उससे पहले क्या होता था, भारतीय जब भारत हिंदू लोगों का राज था यहाँ पर, तो वहां पर सामंतशाही सिस्टम था। और सामंतशाही सिस्टम में क्या होता था, सेना एक जगह ना होकर सामंतों के पास बटी होती थी। जब भी युद्ध होता था तो उनके पास पैगाम भेजते थे, तब जाके सेना इकट्ठी होती थी और उनके सेनापति भी अलग होते थे। तो सबसे बड़ी कमी थी। तब जाकर जब ये तुर्क आते हैं उस कमी को दूर करते हैं। तो जैसे तुम इसके काल में देखो मिलते स्थायी सेना का निर्माण हो रहा है।
इसके अलावा इसमें दिल्ली और बदायूं में मदरसों का निर्माण करवाया था। मदरसों की स्थापना है। इस संगमरमर का पिता भी संगमरमर और सॉरी मकबरों का पिता भी है। हिंदुस्तान में मकबरे निर्माण की शुरुआत इल्तुतमिश से होती है। इसने अपने पुत्र का नाम था इसका मुबारक। अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाया गया सुल्तानगढ़ी के अंदर। याद रखना, ये सुल्तानगढ़ी मकबरा भी कहते हैं। इसके अलावा देखो इसके अलावा ये इंपोर्टेंट है बात तो और कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं। तो इसमें तमिश के बारे में बस इतना ही है। इसके अलावा एक चीज और छूट गई, इसके जो अभियान है सैनिक अभियान, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो इसे नोट डाउन करोगे। देखो सैनिक अभियान देखो, सैनिक अभियान देखो उसके देखो 1227 में 1227 में इसने 1226 में रणथंभौर को जीता। रणथंभौर को जीता और 1227 में रणथंभौर के अलावा शिवालिक पहाड़ी में मंडावर की जगह मंडावर की जीता। शिवालिक पहाड़ी हिमालय की तरह है। इसके अलावा इसने मालवा ग्वालियर 32 में 1232 में ग्वालियर को जीता था। एक बार पहले जीत चुके थे कौन है ऐबक, उसके बाद फिर से इसने ग्वालियर को जीता था। यहाँ के राजा का जो नाम है वो नाम मिलता है मंगलदेव। मंगलदेव इसको पराजित किया था। इसके बाद ग्वालियर से ही क्या चल जाता है, मालवा की तरफ जाता है। मालवा में एक जगह है उज्जैन। उज्जैन की महाकाल मंदिर जो है, महाकाल मंदिर को क्या करता है, ये उसको वो खंडित कर देता है, तोड़ देता है। याद रखना। इसका जो अंतिम अभियान था वो तो 1236 में। कहा, बामियान का है, अफगानिस्तान में। इसके बाद 1236 के अंदर इसकी मृत्यु जाती है।
मध्य इंडिया, गामियत अफगानिस्तान, ग्वालियर को, शिवालिक को, रणथंभौर शिवालिक ग्वालियर को, माल उज्जैन के महाकाल मंदिर को इसने तोड़ा था, याद रखना है। इसके अलावा इसने नागदा जो है, जो चित्तौड़ की राजधानी थी, उसको भी उसके साथ भी युद्ध हुआ था। गुजरात के चालुक्य राजा हैं उनके साथ भी युद्ध हुआ था, लेकिन उस युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला था, वापस इसे हटना पड़ा वहां से, याद रखना। तो ये तो तुम इस समय पूरा पढ़ लिया, दीपक पढ़ लिया, तुम इस पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे जो रजिया है, इसके अलावा जो नासिरुद्दीन महमूद है उसके बारे में पढ़ेंगे कल। उसके बाद बलबन आएगा, वो रजिया इंपॉर्टेंट है। बाद में 3 शासक आएंगे, बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद वगैरह, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बलबन पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई सवाल कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।